आप सभी का, मीडिया के हमारे साथी, आप सभी का स्वागत है। मैं स्वागत करना चाहूँगी हमारे प्रभारी श्री विवेक बांसल जी, जो आज हमारे बीच में आए। साथियों, आपको तकलीफ दी है हमने। आप जानते हैं कि कोविड से उत्पन्न जो स्थिति आजकल चल रही है, दिल्ली में कर्फ्यू भी चल रहा है। हमारे कुछ साथी हैं जो आज के दिन परिस्थिति बनी हुई है देश में प्रदेश में, उसको देखते हुए बहुत से लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी में और हमारे नेतृत्व सोनिया जी में, राहुल जी में, प्रियंका जी में आस्था रखते हुए कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां हैं वो सारे देश के सामने, मुद्दे बहुत से हैं। चाहे हम कृषि के मुद्दे लें, 3 काले कानून इस सरकार द्वारा बनाए गए और हमारा किसान मजदूर आज के दिन भी सड़कों पर बैठा है। उसकी सुध लेने के लिए सरकार के पास वक्त नहीं है। उसके साथ साथ जो एक भयंकर स्थिति हमारे देश में उत्पन्न हो गई है कोरोना के कारण, एक पिछले साल हमने देखा और इस बार और भी ज्यादा भयंकर उसका रूप हम देख रहे हैं। इसके बारे में हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने इस बात को बहुत ही गंभीरता से उठाया। सरकार को भी अवगत कराया है, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी अवगत कराया है। और अभी आपने देखा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पत्र लिखा, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि उनकी बातों की ओर ध्यान न करते हुए जो देश के स्वास्थ्य मंत्री ने जिस प्रकार से रिएक्ट किया है हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी के पत्र पर, आज वो खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कोविड से त्रस्त हैं और एम्स में भर्ती हैं। ऐसे समय में जिस प्रकार से देश के स्वास्थ्य मंत्री ने, सरकार ने रिएक्ट किया, मैं यही कहूंगी कि ये दुर्भाग्य है हमारे देश में कि इन लोगों में जरा सी भी ना आत्मीयता है, ना संवेदनशीलता है। कोई हमारे जो देश के, जिस संस्कृति के, जिस धरोहर के ये ठेकेदार बनते हैं, सब बातों को, हर डिसेंसी को ताक पर रखते हुए आज ये सरकार रिएक्ट करती है। साथियों, हमारे राज्य की हम बात करें, हम जहाँ पर बैठे हैं, गुड़गांव में बैठे हैं, पिछली बार कोविड से उत्पन्न स्थिति से बड़ी मुश्किल से जूझ रहे थे। थोड़े दिन, कुछ महीनों में स्थिति ठीक होने की ओर बढ़ने की बात थी, लोग वापस आए, लेकिन अब फिर यहाँ तक उद्योगों पर जिस तरह से असर पड़ रहा है, लोग पलायन कर रहे हैं। लेकिन इस सरकार के पास इस बार भी कोई प्लान नहीं है, कोई प्लान ना हमारे नागरिकों के लिए, कोरोना से जूझने के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं, कोरोना की वैक्सीनेशन। आजकल जवान मौत भी हो रही है, संक्रमित हो रहे हैं कम उम्र के लोग।
लेकिन ये सरकार के पास कोई ऐसी ठोस प्लान नहीं है जो हमारे नागरिकों को, राज्य हरियाणा वासियों को ये विश्वास दिला सके कि स्थिति उनके कंट्रोल में है या ये प्लानिंग से जूझेंगे। कैसे ये हरियाणा वासियों का विश्वास प्राप्त कर सकते हैं? खुद घरों से निकल नहीं पा रहे, अब तो कोरोना की बात है, उससे पहले लोगों का विरोध का सामना करना पड़ता है। तो सरकार कैसी सरकार है हमारे राज्य में? हमारा युवा सड़कों पर घूम रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बहुत मुद्दे हैं, सब में नहीं जाना चाहूँगी, लेकिन आज के दिन हमने आपको तकलीफ दी है और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे प्रभारी श्री विवेक बंसल जी की कि हमारे कुछ साथी हैं जो कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं, मैं उनका नाम बताऊंगी। यहाँ बुला लें क्या? बाहर कर लेंगे, पहले मैं आग्रह करूंगी विवेक बंसल जी को, मैं नाम बता देती हूँ चार के, और फिर मैं आग्रह करूंगी विवेक बंसल जी को पार्टी को कि आपसे अपनी बात करेंगे। बलवान दौलतपुरिया जी हैं जो, आप आ जाओ, वैसे पीछे खड़े हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। छोड़ देना जो बलवान दौलतपुरिया जी फतेहाबाद से ये 2014 में मैं पीछे खड़े फिर बेस्ट रहेगा। आ जाओ बलवान जी, आ जाओ। सैनी साहब, वीर सिंह जी, और कौन है? वीर सिंह जी, वीर सिंह जी आओ। समझे आप? नहीं बाकी नहीं आए, बापू बाकी रहने दो, पीछे बाकी मत है, जिनका मैं नाम ले रही हूँ ये जो आओ। बलवान दौलतपुरिया जी हैं, फतेहाबाद से एमएलए रहे, फिर बीजेपी में 19 में गए थे और जल्दी ही इनका वहाँ से मोह भंग हुआ, कांग्रेस पार्टी में आस्था रखते हुए ये आज आ रहे हैं। अतर सिंह सैनी जी हैं, पूर्व मंत्री, पूर्व एमएलए झांसी से, बहुत सीनियर नेता है, 91 में एमएलए बने, 96 में ये हमें वापस कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। सुरेंद्र नेहरा जी हैं, ये सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक सिरसा के चेयरमैन रह चुके हैं और हमारे पूर्व मंत्री जगदीश नेहरा जी उनके बेटे हैं, ये वापस कांग्रेस में आ रहे हैं। वीर सिंह जी हैं, ये बसपा में थे, चुनाव लड़ा था बसपा से, रानिया हल्के से, जिसका एक हिस्सा अब एलनाबाद हल्के में, ये कांग्रेस ज्वाइन कर रही है। तो एक और ये मंगाड़ा से गुरनाम सिंह जी, डॉक्टर गुरनाम सिंह जी हैं, ये भी एलनाबाद हल्के से हैं और ये भी और डॉक्टर साहब ये भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो इनके बारे में और जब वो हमारी फॉर्मेलिटी है वो फिर करेंगे। पहले मैं आग्रह करूंगी हमारे प्रभारी श्री विवेक बंसल जी का कि ये आपको संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका अभिवादन, नमस्कार बंधुओं। यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रदेश कांग्रेस, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय मनोज शर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे पूर्व मंत्री भाई डॉक्टर अजय यादव साहब, करमजीत जी, कटारिया साहब, तो समस्त यहाँ पर उपस्थित कांग्रेस उपस्थित। जैसा कि आपको अवगत कराया गया कि आप लोगों को भी आहूत किया गया और इस कारणवश कुछ साथी हमारे इस कारवां में सम्मिलित हुए हैं।
भारतीय जनता पार्टी की विफल नीतियों को, विफल उनका जो कुप्रबंधन, खासतौर से जो महामारी और संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में देखने को मिला, और आर्थिक स्थिति जिस तरीके से जर्जर हो रही है, चाहे वो वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे वो संक्रमण की बात हो। आज क्या कारण है कि दुनिया में सबसे ज्यादा संक्रमण आज भारत में हो रहा है? मृत्यु की दर देखी जाए और वैक्सीनेशन की, आज प्रधानमंत्री जी को समय नहीं है बताने को कि कितनी प्रतिशत आपकी आबादी को वैक्सीनेट किया गया है, टीकाकरण हुआ है। मात्र 5% भी नहीं है। उसके सापेक्ष में आप देखेंगे पश्चिमी देशों को, विशाल देशों को देखिए या डेवलप्ड कंट्रीज को देखिए, अमेरिका को देखिए, जर्मनी को देखिए, ब्रिटेन को देखिए, इजराइल को देखिए, साइबेरिया को देखिए, वहाँ मास्क तक हटा दिए गए हैं और 60-70% लोगों का वैक्सीनेशन, टीकाकरण हो गया। अब आते हैं डेवलपिंग कंट्रीज। चाइना जो आपका मुख्य रूप से आपका आज राइवल है, और कहीं ना कहीं किसी भी समय जिस तरीके से आईबॉल टू आईबॉल कन्फ्रंटेशन एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, और आज उसने फिर वार्ता के पश्चात उसने जो उसके रवैया है वो वहाँ से हटने को तैयार नहीं है। उसको, उसका प्रबंधन देखिए, सब चीजें वहाँ नियंत्रण में है। आज आपका राइवल कौन है? चाइना है ना। उसकी आर्थिक जो ग्रोथ है वो सकारात्मक है, 5 पे, आपकी गिरावट में है, नेगेटिव है। आपका प्रबंधन आपके सामने है, आप कैसे उसका सामना करेंगे? बातों से नहीं हो जाता, होता कुछ बड़े बड़े जुमलेबाजी से नहीं होता। जब वस्तुस्थिति, जब यथार्थ में आपको जीना होता है, यथार्थ में आपको सामना करना होता है, और वो आपकी वास्तविक ताकत क्या है, सैन्य शक्ति क्या है, सामरिक शक्ति क्या है, आर्थिक शक्ति क्या है, उसके पश्चात आप कुछ कर सकते हैं। आज चाहे वो बेरोजगारी की बात हो और चाहे वो आर्थिक स्थिति की बात हो, आर्थिक स्थिति आज जरूर ये कह सकते हैं, ठीकरा इस पे भी फोड़ेंगे कि साहब आर्थिक स्थिति इस वजह से, पर वास्तविकता ये है कि इससे पहले आपने देखा था बेरोजगारी दर रिकॉर्ड स्तर पर थी, जबकि कोरोना के आक्रमण से पहले। आज उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने इनकी व्यवस्था को लेकर तमाम प्रश्न चिन्ह उठाए हैं, और उन्होंने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार के पास कोई नीति नहीं थी, सरकार के पास कोई योजना नहीं थी। इसके बावजूद कि जो स्वास्थ्य के इस क्षेत्र के जो शोधकर्ता थे वो बार बार इस चेतावनी को दे रहे थे कि दूसरा जो इस संक्रमण का जो आक्रमण होगा वो बहुत घातक होगा, इससे कई गुना होगा। और सरकार के पास अगर प्राथमिकता थी तो पश्चिमी बंगाल का चुनाव लड़ने की थी। आज मैं पूछना चाहता हूं कि 7 फेज में पश्चिमी बंगाल के चुनाव के कराने का क्या औचित्य था, जब आप 425 सीटों का एक साथ चुनाव करा सकते हैं 6 तारीख को, तो ये 294 सीटों का आपने इसमें कम चरण क्यों नहीं रखे गए, जबकि ये महामारी थी। पर चूंकि नियत में खोट था, उस पर पूरी तरीके से फोकस करना था, पूरी तरीके से उसको, जब तक उसको मैं वहां सांप्रदायिक रंग ना दिया जाए, जब तक पूरी तरीके से अपनी जो आर्थिक उनकी जो व्यवस्था है उसको वहां पे खर्च ना कर लिया जाए, ये सब उनकी एक सोची समझी रणनीति थी। आज सरकारी संस्थान उनकी जेब के पिट्ठू हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन हो, आप देखिए कि वही बात अगर प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक संबोधन नहीं किया, ममता दीदी को तो वहां पे आपने 24 घंटे और 48 घंटे का आपने बहिष्कार कर दिया, वही बात उन्होंने दोहराई और उस पर कहा अल्पसंख्यकों के मुद्दे को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, पर उनको कटघरे में नहीं खड़ा किया गया। यानी इस बात की पुष्टि करता है कि इलेक्शन कमीशन, चुनाव प्राधिकरण उनकी जेब में है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ ये संस्थान हमारे प्रहरी होते हैं, लोकतंत्र के प्रहरी होते हैं,
चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो माफ कीजिएगा मीडिया हो, और चाहे वो चुनाव आयोग हो और ईडी हो, जो जिसको जिस तरीके से उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व हमारे एक विधायक को जिस तरीके से उस पर तमाम ईडी ने जो कार्रवाई की, और सिर्फ इसलिए कि वो मजबूत विधायक है, जिससे कि एक संदेश दिया जा सके विधायक जो कांग्रेस के और विधायक है, क्योंकि उन्हें ये डर हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी को ये डर हो रहा था कि उनके विधायक कहीं उन्हें ना छोड़ जाए, उनके विधायक उनसे ना छूट जाएं। इस कारण उन्होंने ये जिसे कहते हैं कि बेस्ट अटैक इज बेस्ट डिफेंस इज अटैक, तो उन्होंने ये किया। तो ये सब चीजें आज जो पूरा एक राजनीतिक परिदृश्य हो, चाहे आर्थिक परिदृश्य हो, चाहे सामाजिक परिदृश्य हो, बहुत ही धूमिल अपने आप में वो एक इस तरीके से कहीं ना कहीं एक आम नागरिक में मायूसी सी दिखाई देती है। वो कुंठा से, आक्रोश से भरपूर है, आक्रोशित है कि सरकार की प्राथमिकता क्या है। सरकार की प्राथमिकता चुनाव है। हमारे मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और बधाई देना चाहूंगा, नमन करना चाहूंगा अपने पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी ने, जिन्होंने दिखाया कि राष्ट्र पहले है, हिंदुस्तानी पहले है उनकी प्राथमिकता, और चुनाव बाद में उन्होंने कह दिया कि मैं पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार में नहीं जाऊंगा। ये होती है राष्ट्रवादिता। नारे देने से कुछ नहीं होता, भाषणबाजी से कुछ नहीं होता, कह देने से कि हम राष्ट्रवादी हैं। करनी और करती में बहुत फर्क होता है। उनके हमारे जो नेता जो कहते हैं उनमें सामंजस्य उनमें दिखता है, पूरी एक्शन स्पीक्स बेटर देन वर्ड्स। तो मैं इतना ही आज कहना चाहूंगा, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है इन चीजों को जनता तक पहुंचाना, हम सबका दायित्व है। आज इस देश में जैसे कहते हैं ना कि अगर ये देश रहेगा तो हम और आप सब जीवित रहेंगे, लोकतंत्र रहेगा तो हम अपनी आवाज उठा सकते हैं। आज लोकतंत्र को, जब लोकतंत्र की गिरावट की बात आती है, जब आकलन अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का आता है कि लोकतंत्र गिर रहा है, तब उसे नहीं स्वीकारते हैं। जब ईज ऑफ बिजनेस में आपकी रैंकिंग बढ़ जाती है, तब प्रधानमंत्री जी का संबोधन होता है। आज जेंडर इक्वलिटी में जो भारत 29 नंबर पे था, आज 140वीं रैंकिंग पे आ गया है। जेंडर यानी महिला सशक्तिकरण का नारा दिया जा रहा है, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया जा रहा है, और वहां आपको ये देखने को मिल रहा है आप अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में आप कहां जा रहे हैं जेंडर इक्वलिटी में। तो इनकी मानसिकता दूषित है। ये सिर्फ सत्ता और सत्ता के लोभी हैं, क्योंकि इन्होंने कभी राज नहीं कर पाए और इसी कारण से नहीं जनता ने इन्हें मौका दिया। आज जनता ने इतना भूतपूर्व इन्हें समर्थन दिया, इन्हें को समाप्त करने में, जनता की आवाज को दबाने में, और जनता को बर्बाद करने में, और नौजवानों का भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में। मैं इतना ही आप सबसे कहना चाहूंगा और उम्मीद करता हूं कि जो साथी हमारे आए हैं वो कांग्रेस की नीति, और खासतौर से हमारे नेता जो गांधी परिवार, खासतौर से मैं कहना चाहूंगा नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो आह्वान किया, और अभी हमारी प्रदेश अध्यक्षा जी ने बताया कि किस तरीके से डॉक्टर मनमोहन जी, सही बात है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के चिट्ठी को सकारात्मक ढंग से लेते तो उसका आत्मसात करते, उस पर क्रियान्वयन करते तो अच्छा लगता। उस पर भी उन्होंने एक एंगल दिखाया और कांग्रेस की आलोचना से पीछे नहीं। अरे भाई, इस समय वक्त आत्मविश्लेषण का है कि कहाँ आपसे चूक हो रही है, कहाँ गलती हो रही है। एक आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। तो यही इसी बात को मैं आप सबके, ये बहुत मुद्दे हैं और आज पूरा राष्ट्र बहुत ही द्रवित है, बहुत ही पीड़ित है इन सब जो इनकी प्राथमिकताओं को देखते हुए। और हम सबकी जिम्मेदारी है आज कि जो इस कोविड से हम सबको लड़ना है, और हमारे नेता, हमारे पार्टी के लोग इसमें आगे से आगे बढ़कर जनता को जागरूक करने के लिए, जनता इससे किस तरीके से बचा जाए इसके मानकों का अनुसरण कर रहे हैं, और उसकी पहल हमारे नेता राहुल गांधी जी ने की है पश्चिम बंगाल में चुनाव में न जाके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय। सर, जिस तरह से आपके यहाँ के दो दिग्गज नेता काफी जब प्रदर्शन कर रहे थे उस समय लड़ते हुए नजर आए, तो ये कहाँ तक उचित है पार्टी के लिए? देखिए, बिल्कुल उचित नहीं है, उसका हमने संज्ञान लिया है, ऐसा नहीं है। तो जो भी है अब इसका पुनरावृत्ति नहीं होगी, इसको हम लोग सुनिश्चित करेंगे। हम सब लोगों के सामने एक जो खासतौर से मुद्दा और जो लक्ष्य है वो इन विघटनकारी ताकतें, राजनीतिक प्रवेश, राजनीति का आडंबर होने वाली जो ताकतें हैं, और जिनका सिर्फ और सिर्फ उनके कृत्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि देश किस तरीके से खंडित हो, देश किस तरीके से कमज़ोर हो, उनको हमें लक्ष्य बनाना है। वो हमारे निशाने पर है। राजनीतिक लड़ाई हमारी उनसे है, और हम इस चीज़ को सुनिश्चित, आपकी जो कहीं ना कहीं आपकी
जो शिकायत कहिए या जो वेदना या जो भी पीड़ा है वो उस समय पूरी तरीके से मामले बढ़ रहे हैं ये सर, जो लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर आपकी सरकार अपने स्तर पर क्या कर रही है? अगर हरियाणा की सरकार, देखिए, मैं हरियाणा की सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं तो केंद्र सरकार की। आज समन्वय बनाना है, पूरा निर्देशन, पूरा जो प्रबंधन है केंद्र सरकार के इर्द गिर्द होना है। केंद्र सरकार कोई कांग्रेस शासित देशों में वैक्सीन नहीं दे रही है, क्या उनके साथ पक्षपातपूर्ण रवैया दे रही है। रेमडेसिविर जो मेडिसिन है उसको, वो इंजेक्शन जो है वो उनके शासित प्रदेशों में बहुतायत में मिल रहे हैं। हमारे प्रदेशों में आज राजस्थान की सरकार कल इस बात को रोना रह रही थी कि उनके पास वो इंजेक्शन नहीं है, दवाइयाँ नहीं है। गुजरात तक ही उसे सीमित, गुजरात में उसका उत्पादन हो रहा है और गुजरात में क्या बदहाली हो रही है किसी से नहीं छुपा है। आप आर्टिकल पढ़िए जो उसमें कि किस तरीके से मौतें हो रही हैं और किस तरीके से छुपाया जा रहा है। सर यहाँ पे सर क्राइम रेट की बात, सर यहाँ पे दो केस दिखाई दे रहे हैं। खुदा का बोल रहे हैं संगठन का, देखिए संगठन का चुनाव तो वो जो आप सबको पता है, जितना आपको पता है उतना मुझे पता है, उसकी तरफ हम लोग अग्रसर हैं। मेरे ख्याल से कोविड ने ज़रूर उसमें कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न कर दिया है। ये जो कोविड का दूसरा दौर आया है तो उस पर हम निश्चित तौर पे आपसे नहीं कह सकते, पर लेकिन हमारे अध्यक्षा की वो प्राथमिकता है संगठन का चुनाव सर करना। यहाँ दो गुट दिखाई दे रहे हैं, एक हुड्डा जी का गुट है, एक शेरजा जी का गुट दिखाई दे रहा है। ये गुट पार्टी कब तक खत्म ये आपके दिमाग में है, ये आपके दिमाग में है, ये आपके दिमाग में, माफ कीजिएगा। देखिए तो ये तो आपके, देखिए ये सर कई बार वर्ड मीडिया के सामने रूबरू होते हैं तो हुड्डा जी की पार्टी के लोग जो इकट्ठे कौन सी पार्टी नहीं, देखिए ये कांग्रेस ये एक मिनट, एक्सक्यूज मी लेडी, इस तरह की बातें आप जो बार बार कर रहे हैं इसको हम पूरी तरह से हम इसको आप तो अपनी जबान बोलेंगे, आपकी जबान से मैं नहीं बोलूँगी और न मैं आपकी इच्छा से जवाब हम दे पाएंगे, ठीक है। लेकिन हम जो आपकी बात है उसको बिल्कुल खारिज करते हैं। सर लोकल लेवल जी अभी कंसल साहब ने, हमारे इंचार्ज जी ने आपको बताया कि क्योंकि ये कार्य तो हमारा शुरू हो चुका था, जानते हैं, हमारे ऑब्जर्वर भी गए थे, हमारी मीटिंग्स की, लेकिन अभी क्योंकि ये कोरोना से उत्पन्न स्थिति थोड़ी ऐसी हो गई है तो उसमें थोड़ा सा विलम्ब हमें दिख रहा है। हम चाहते नहीं थे लेकिन दिख रहा है, तो हो सकता है थोड़ा 1-2 हफ्ता और हमारा प्रयास होगा जल्दी करें, लेकिन आप जानते हैं कि ऐसी स्थिति में फिर हम इतना ज़्यादा टाइमलाइन आपको नहीं दे सकते, लेकिन हमारी इच्छा थी कि हम बंसल जी, जल्दी करें। मेरा एक प्रश्न है, जैसे आपने अभी आरोप होगी हरियाणा में आज तक मजबूत विपक्ष में कोरोना जैसे महामारी, ये जानना चाहता आपसे, आप मजबूत विपक्ष में रहते हुए कोरोना के प्रति क्या भूमिका अदा करें, कैसे कर सकते हैं? जी बात ये है कि पिछली बार भी जब कोरोना से स्थिति उत्पन्न हुई थी तो हमारे कांग्रेस पार्टी के साथियों ने, कांग्रेस ने हर जगह हर ज़िले में भरपूर मदद की थी, चाहे जिसको भी ज़रूरत हो, चाहे हमारे संक्रमित लोग थे उनकी जिस तरह से ज़रूरत हो सके, चाहे जो बहुत से लोग हमारे ही देश के नागरिक यहाँ से जाना चाहते थे और आपने देखा कि कितनी खराब स्थिति सरकार के द्वारा उस समय की गई थी। उस समय भी चाहे खाने की बात हो, जन सेवा की बात हो, और अभी भी हम हाईकमांड हमारे इनके निर्देश पर, केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर हम हर ज़िले में कमेटी बना रहे हैं। आज या कल में वो कमेटी अनाउंस हो जाएंगी और प्रदेश लेवल पर भी हमारा कंट्रोल रूम और सब कमेटी तैयार है, वो भी 1 दिन में हम वो भी लोगों के सामने रख देंगे। तो कांग्रेस पार्टी की ओर से, हमारे साथियों की ओर से जिस प्रकार की सहायता जहां भी ज़रूरत होगी हमारी ओर से पूरा किया जाएगा। मैडम आपने कहा, बंसल जी मेरा एक प्रश्न था, आपने जिस प्रकार से अभी कहा कि बंगाल के अंदर जो इलेक्शन कमीशन जो है जो पूरी तरह से भाजपा को समर्थन दे रहा है, उनका पक्ष में काम कर रहा है, आपने आरोप लगाया, तो इस चीज़ से निपटने के लिए कांग्रेस क्या कर रही है और कांग्रेस से कब तक निपट पाएगी? क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो वही जीतते रहेंगे,
देखिए, आपका कहना यही है ना? देखिए मेरा कहना नहीं, मैंने तथ्यों के आधार पर आपको उदाहरण दिया, उसका उल्लेख किया और उसके पश्चात मैंने कहा हाँ। कि इस तरीके से लगता है कि ये उनके इशारों पर सत्तारूढ़ दल जो है भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इशारों पर कार्य कर रहे हैं। और मैंने उदाहरण दिया। तो अब हमारा जहाँ तक है, हमारे जहाँ तक जिम्मेदारी है, हमारे से जो अपेक्षा है, हम इन चीज़ों को उजागर कर सकते हैं, इन चीज़ों को उठा सकते हैं। लोकतंत्र में अहिंसात्मक ढंग से विपक्ष को अपनी आवाज़ उठाना होता है। आज वो आवाज़ कुछ तो उठाने नहीं दी जा रही, कुछ आप लोग नहीं उसे उठा रहे हैं। जो भी उसके कारण हूँ मैं उस पर भी नहीं मैं टिप्पणी करना चाहूँगा। तो कहीं ना कहीं आप लोग भी गले बांध में झांकिए और हम लोग इस बात को, आदरणीय राहुल गांधी तो शुरू से पहले दिन से आप देखिए कि 17 जनवरी से राहुल गांधी जी इस बात को लेकर चला रहे हैं। 30 दिसंबर को चीन ने पहला जो कोविड के केस के बारे में साझा किया था और 30 जनवरी को केरल में पहला केस हुआ था। राहुल गांधी 17 जनवरी से इस केस के बारे में कह रहे थे, पर किसी ने उसका संज्ञान लिया। ट्रोलिंग वहाँ पे जब सोशल मीडिया में ट्रोलिंग इनकी जो पूरी सेना है एक सुनियोजित ढंग से ट्रोलिंग शुरू कर देती है, वो कैंपेन, अरे भाई ट्रोलिंग करो तो पहले आकलन भी तो करो, आत्म विश्लेषण करो कि कहाँ गलती है, क्या। अगर सकारात्मक चीज़ों को तो लो अपने साथ, हर चीज़ को अगर आप आलोचना के तहत दरकिनार करोगे तो बात ना तो राष्ट्र की हो सकती है, ना समाज का निर्माण और राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। मैडम, आपने कहा था कि केंद्र सरकार के पास कोरोना से निपटने के लिए कोई प्लान नहीं है। अगर आपको कोई सुझाव देना पड़े केंद्र सरकार को तो क्या देंगे? ऐसा है, पहले मैंने ये कहा था कि राज्य सरकार के पास कोई प्लान नहीं, मैंने कहा ये था मैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि केंद्र के पास प्लान है। उसके बारे में प्रभारी जी ने काफ़ी विस्तार से बात बताई, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो सकारात्मक सुझाव भी दिया जाता है हमारी पार्टी के द्वारा या किसी के भी द्वारा, उसको वो नकारात्मक ढंग से लेते हैं। आज के दिन ज़रूरत है कि सभी लोग मिलजुल कर और सबका ये विश्वास प्राप्त करें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप भेदभाव करें कि जो बीजेपी शासित प्रदेश है उनको आप एक अलग नज़र से देखें और जो दूसरी पार्टियों द्वारा शासित प्रदेश हैं वहाँ पर आप उनके साथ भेदभाव करें। ये ऐसा समय नहीं है, लेकिन ये नज़र आ रहा है। आज के दिन आपने देखा कि केंद्र सरकार के हाथ पांव कैसे फूल रहे हैं। अब एकदम फैसला कर दिया कि नहीं, राज्य अपने आप उस वैक्सीन दे सकते हैं, खरीद सकते हैं। केंद्र सरकार केवल 2-3 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके ही अपना पल्ला कैसे झाड़ रही है। आज के इतने बड़े देश में जहाँ इतने लोग संक्रमित हो रहे हैं रिकॉर्ड दरों पे, उसके लिए केंद्र सरकार ने क्या ब्लूप्रिंट अपने देश के सामने रखा है, देशवासियों के सामने क्या रखा है, मीडिया के सामने क्या रखा है, इसके बारे में सब लोग अंधेरे में, सब अंधेरे में, किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। मैम, माइग्रेशन की एक प्रॉब्लम बड़ी दोबारा से शुरू हो रही है, वर्कर्स के माइग्रेशन की। दिल्ली में शुरू हो गया कि काफ़ी वर्कर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स माइग्रेट कर रहे हैं, अब गुड़गांव में भी हो रही है, तो इसका क्या नाम? मैंने तभी पहले भी कहा शुरू में ही कि पलायन फिर से शुरू हो गया है और राज्य सरकार नहीं बता पा रही है कि उसको कैसे वो जूझेंगे। जहाँ एक और वर्कर्स की दिक्कत है, दूसरी ओर कोरोना की दिक्कत है, तीसरी ओर हमारे उद्योग की दिक्कत है। ये तीनों चीज़ें हमारे सामने हैं, लेकिन सरकार कुछ बता